हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग फ्लूइड की बेटा डीपीपी नंबर 1 डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू वेसल्स ए एंड बी हैविंग सेम बेस एरिया। बेटा ये जो बेस एरिया है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो बेस एरिया है, दिस इज एग्जैक्टली सेम फॉर बोथ ए एज वेल एज फॉर बी। ठीक है। कंटेन्स वाटर टू अ सेम हाइट, और दोनों की हाइट भी, जो वाटर फिल्ड है बेटा उसकी हाइट भी क्या दी गई है, सेम दी गई है। इसमें यहां तक है। आपसे क्या पूछा गया है, बट द मास ऑफ वाटर ऑफ ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। बेटा मास ऑफ ए जो है वो 4 टाइम्स है बी के। द रेशियो ऑफ द लिक्विड थ्रस्ट एट द बेस ऑफ ए टू विच दैट ऑफ बेस ऑफ बी। क्लियर है कि नहीं है? देखो बेटा, जो थ्रस्ट फोर्स नीचे लग रहा होगा ना, दैट इज ओनली द फंक्शन ऑफ बेस एरिया। क्लियर है? मैं लिख देता हूं, द थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू लिक्विड at bottom of vessel is only a function of its base। कि बेटा बेस कितना बड़ा है उस पर निर्भर कर रहा है। क्लियर? और हमें यहां पे पता ही है कि बेटा दोनों का हमसे कहा गया है कि बेस एरिया क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो थ्रस्ट फोर्स में क्या डिफरेंस रहेगा, तो हम लिख सकते हैं यहां पे हैंस बेस एरिया इज सेम, थ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल। क्योंकि बेटा इन दोनों का ये जो बेस एरिया है ये एग्जैक्टली सेम है, तो इन दोनों पे जो थ्रस्ट फोर्स लग रही होगी वो भी इक्वल होगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1:1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ सिलेंडर इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी D अप टू अ हाइट h। इफ द बीकर इज एट रेस्ट देन द मीन प्रेशर ऑन द वॉल। बेटा मीन प्रेशर का फॉर्मूला ही सीधे याद रख लेना, पी मीन का फॉर्मूला, मीन प्रेशर का, दैट इज रो जी एच बाई 2। यहां पे डेंसिटी को डी बोल रहे हैं तो ये आ जाएगा डी जी एच बाई 2। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अदरवाइज अगर किसी को देखना है कि सर ये होगा कैसे, तो वो भी ये देख सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं मान लूं बेटा ये वेसल है, ये हमारी क्या दी गई है बेटा, वेसल। ठीक है, इसमें आपका लिक्विड है, कुछ इस हाइट तक है। क्लियर है? बेटा इसकी डेंसिटी क्या ले रहे हैं हम, रो। और हम जब भी बेटा इस हाइट से जब नीचे जाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं डेप्थ, कितने नीचे जा रहे हैं। तो अगर इधर आप देखो तो इधर पे तो एग्जैक्टली ये जो वाटर फील्ड है ये h हाइट तक फील्ड है। अगर इस पॉइंट पे मैं डेप्थ की बात करूंगा तो डेप्थ की वैल्यू क्या है, 0। और इस पॉइंट पे डेप्थ की बात करूंगा वो किसके बराबर है बेटा, h के बराबर है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे मैं बस आप ये दिखाने वाला हूं कि ये चीज आती कैसे। क्लियर है? जिसको ये चीज समझ में आ गया है कि ये रो जी एच बाई 2 ही होता है मीन प्रेशर, वो आगे बढ़ सकता है बेटा वीडियो पे। क्लियर? किसी को डिटेल में समझना है कि ये होगा कैसे, मैं उन बच्चों को बता रहा हूं। ठीक है बेटा, प्रेशर एट एनी डेप्थ x विल बी p। मान लो बेटा किसी h x हाइट नीचे इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, p है। क्लियर है?
तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हमारे पास डेंसिटी जो है वो डी है, एक्स हाइट है और जी आ जाएगा। क्लियर है। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, एम जी, इंटू हाइट कितनी है, एक्स अपॉन जी। क्लियर है। और इंटू क्या आ जाएगा बेटा, एरिया। और यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा बेटा, वो किसके बराबर आ जाएगा, एरिया इंटू हाइट। क्लियर है। यही किसके बराबर है, वॉल्यूम। तो बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकता हूं, तो ये हो जाएगा मास इक्वल्स टू रो इंटू वी होता है। तो रो वॉल्यूम क्या है, ए इंटू डी इंटू जी डिवाइडेड बाय ए। क्लियर है कि नहीं है बेटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। आपका प्रेशर कितना निकाल आ रहा है, रो जी डी, मतलब प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ। प्रेशर किसका फंक्शन निकल के आ रहा है बेटा, डेप्थ का फंक्शन निकाल के आ रहा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं P1 is the pressure on the wall beaker at t equals to 0। तो P1 क्या आ जाएगा, D equals to 0, T नहीं, जब बेटा डेप्थ क्या है, 0 है, मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रो जी इंटू डेप्थ कितना है, 0। तो ऊपर का टॉप मोस्ट प्रेशर तो कितना आ गया बेटा, 0। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। तो मान लेता हूं P2 प्रेशर है बेटा, इधर का अपन ने क्या बोल दिया, P1, और इस पॉइंट का प्रेशर क्या बोल दिया, P2। तो P2 लिख देता हूं, P2 इज द प्रेशर एट लोअर मोस्ट पार्ट। P2 प्रेशर आ गया। तो P2 प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो जी डी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H, तो ये आ जाएगा रो जी एच। क्लियर है। मीन प्रेशर की बात करूं, तो मीन प्रेशर जब हम लोग लिखते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 बाई 2। तो बेटा P1 की वैल्यू तो क्या है, 0, तो ये आ जाएगा रो जी एच बाई 2। क्लियर है कि नहीं है, जैसे अपन रो जी डी बाई 2 भी लिख रहे हैं, ये यहां से आता है। आपको इतना को समझने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इतना याद रखो कि मीन प्रेशर जो होता है वो रो जी एच बाई 2 होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, द स्प्रिंग बैलेंस ए रीड्स 2 kg। बेटा ए की जो रीडिंग है वो कितना kg है, 2 kg है। व्हेन अ ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, जब हवा में कहीं रखा हुआ है। अब बैलेंस बी रीड्स 5 kg when the beaker with the liquid is put on the pan of the balance। ठीक है। The two balance are now so arranged that hanging mass is inside the liquid in the beaker as shown in the figure। मतलब क्या है बेटा, पहले सिर्फ ये स्प्रिंग थी और इससे ये मास टंगा हुआ था जिसका एम नाम है। तो ये जो ए की रीडिंग थी ये सिर्फ 2 kg थी। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास एक प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या रखा हुआ था बेटा, वाटर फिल्ड था, और इसको मेजर कर रहा था कोई बी। तो बी की रीडिंग क्या थी बेटा, 5 kg। अब आपने क्या किया, इस सिस्टम को ए को उठा करके इसके अंदर डाल दिया, तो फाइनल सिस्टम आपका ऐसा दिख रहा है। तो अब आपसे पूछा गया है कि ए और बी की रीडिंग में क्या डिफरेंस आएगा, क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है, चलो अब समझते हैं इसको अच्छे से। बेटा एक बात बताओ, पहले अगर सिर्फ इस सिस्टम को बनाता हूं मैं, जिससे कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम सही से दिख पाएगा।
ये बेटा बी है और ये कौन है, ए है, और यहाँ पे क्या भरा हुआ बेटा, ये लिक्विड भरा हुआ है और इसका मास क्या था, m था। तो अच्छा ये बताओ नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही होगी अभी नॉर्मल कंडीशन में बेटा ये क्या लग रहा होगा, mg, और अभी बी वाले पे जो फोर्स आ रहा होगा और इस mg को बैलेंस कम कर रहा होगा बेटा स्प्रिंग फोर्स kx। क्लियर है कि नहीं है? और अभी इस सिचुएशन पे देखोगे तो इधर पे सिर्फ किसका वेट आ रहा होगा बेटा, नीचे सिर्फ इस वाटर का वेट आ रहा होगा और कुछ तो है नहीं, इस पूरे सिस्टम का वेट ही इतना होगा 5 kg के बराबर। अब जब आपने इसको उठा करके इसके अंदर डाल दिया तो क्या होगा, क्या बेटा नीचे mg तो वैसे ही लगेगा, क्लियर। और क्या लग रहा होगा बेटा, इसका स्प्रिंग फोर्स FSP लिख देता हूं। अब क्योंकि बेटा ये वाटर में आ गया तो अब वाटर क्या कर रहा होगा, इसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लगा रहा होगा या फोर्स ऑफ बाइंसी लगा रहा होगा। अब ऊपर की तरफ कितने फोर्सेस आ गए बेटा, 2 फोर्स आ गए। पहले स्प्रिंग अकेले पूरा वजन खुद ही अकेले उठा रहा था, अब यहां पे हमारा कौन आ जाता है बेटा, थ्रस्ट फोर्स आ जाता है, कहता है तुम अकेले क्यों वजन उठा रहे हो, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूं। देखो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन और स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन सेम है कि नहीं, तो जितना थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा बचा हुआ बेटा फोर्स स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। और बेसिकली ये ए किसकी रीडिंग है बेटा, ए तो स्प्रिंग फोर्स की रीडिंग है ना, तो ए की रीडिंग क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। ए की रीडिंग 2 kg से कम शो होगी, क्यों, थ्रस्ट फोर्स आ गया ना सेम डायरेक्शन। वहीं अगर बी की बात करूं तो बी के पास बेटा सिर्फ पहले पानी था, अब क्या हो गया, मास आ गया। तो अगर इस पूरे सिस्टम को देखूंगा, इस पूरे सिस्टम को जिसको इस बी को उठाना है, तो पहले तो सिर्फ पानी था, अब इसमें पानी के साथ ये मास m और आ गया, तो ये है तो पूरा सिस्टम के अंदर ना। अगर सिस्टम के अंदर है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि बेटा बी तो क्या मेजर कर रहा है, नॉर्मल फोर्स मेजर कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से बी की जो रीडिंग है वो बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी 5 kg से ज्यादा, क्योंकि अब ब्लॉक भी आ गया है सिस्टम के अंदर। ऑप्शन पढ़ते हैं, द बैलेंस ए विल रीड मोर देन 2 kg, सही बात है। द बैलेंस बी विल रीड मोर देन 2 kg, बेटा यहां पे तो ये लेस आएगा, और बी इज रीड देन मोर देन 5 kg। The balance A will read less than 2 kg and B will read more than 5 kg। बेटा ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज कंप्लीटली करेक्ट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस A will read less and B will read more। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, A vessel contains oil of density 0.8 gram per centimeter cube over mercury of density 13.6 gram per centimeter cube. A homogeneous sphere floats with half volume immersed in mercury and the other half in oil. The density of the material of the sphere in gram per centimeter cube. बेटा ये आपका कंटेनर दिया गया है, और इस कंटेनर के बीच में एक स्फीयर है, ठीक है, जो कि हाफ सबमर्ज्ड है ऑयल में और हाफ बचा हुआ ये किसमें सबमर्ज्ड है, मरकरी, ठीक है, मरकरी Hg, और ये क्या है, ऑयल। क्लियर है? तो अगर बेटा मैं टोटल वेट देखूंगा, वेट बैलेंस हो रहा है अप थ्रस्ट फोर्स से, तो यहां पे अप थ्रस्ट फोर्स किस किस पे लग रही होगी, एक तो रो किसका, मरकरी का, और वॉल्यूम केस में आप देखोगे यहां पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है हाफ वॉल्यूम, तो रो V की जगह कितना आ जाएगा बेटा, V/2 इंटू G प्लस रो ऑफ ऑयल इंटू V/2 ऑफ G। क्लियर है? और वेट किसके बराबर आ जाएगा बेटा, यहां पे डेंसिटी ऑफ दिस बॉल, ठीक है,
या स्फीयर, तो रो ही रहने दो, इंटू वी वॉल्यूम इंटू जी इक्वल्स टू रो एच जी वी बाई टू इंटू जी प्लस रो ऑफ ऑयल इंटू वी बाई टू इंटू जी। क्या बेटा यहाँ से जी 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 कैंसिल आउट हो गए, वी 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 कैंसिल आउट हो गए। क्लियर है? क्या बचेगा, रो इक्वल्स टू रो ऑफ एच जी प्लस रो ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाई टू। तो रो ऑफ ऑयल कितना है, एच जी कितना है 0.8 और रो ऑफ ऑयल कितना है बेटा 13.6, मतलब एच जी और ऑयल का देख लेना, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे बेटा 2, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 7.2। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 7.2। अगला सवाल, अ बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड breadth of 2 meter is floating on a lake. A boat sink by 1 centimeter when a man gets on it. The mass of the man is. ठीक है बेटा, ये वाटर है, ठीक है, और एक बेटा बोट दी गई है जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर और विड्थ मतलब मोटाई जो है वो दी गई है 2 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर क्या करता है बेटा, एक आदमी चढ़ जाता है, और जैसे ही ये इसके ऊपर चढ़ जाता है, ये जो 2 सेंटीमीटर की लेंथ बाहर थी, अब ये कहां चली जाती है बेटा, अंदर चली जाती है, और अब ऊपर की तरफ सिर्फ कितना सेंटीमीटर बचता है, नीचे की तरफ चला जाता है 1 सेंटीमीटर पानी के अंदर। आपको बताना है इस आदमी का वजन कितना होगा जिसने, ये अब थ्रस्ट फोर्स में चेंज आया ना, क्लियर है, क्योंकि बेटा ये आदमी जैसे ही चढ़ा होगा, इसने उधर के वाटर को क्या किया होगा, डिस्प्लेस किया होगा। क्लियर है? डिस्प्लेस करते हुए थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू बढ़ गई होगी, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू बढ़ करके इसके एमजी को बैलेंस कर रही होगी या इसके वेट को बैलेंस कर रही होगी। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर बेटा यहां पे ध्यान से देखें तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, लेंथ को लिख लेते हैं 3 मीटर और ब्रेथ कितनी दी गई है 2 मीटर, सब मीटर में ही है। ये मीटर में ही है और ये जाती कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर नीचे जाती है। हाँ क्लियर है? और बोट सिंक कितना हो जाती है, दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -2 ऑफ मीटर। क्लियर है? अब क्या बेटा मैं ये लिख सकता हूं, मास ऑफ मैन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, क्लियर है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। बेटा वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा इसका, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2। बेटा ये बोट है और डिस्प्लेस कितना किया है 3 इंटू 2, वॉल्यूम डिस्प्लेस 10 टू द पावर -2। क्लियर है? क्या ये वॉल्यूम डिस्प्लेस निकल करके आ जाएगा, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी दी गई है बेटा यहाँ पे 10 टू द पावर 3। आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे बेटा मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ मैन विल बी 60 kg। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इफ द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज 981 kg, then it shall sink, float with same part immersion water, floating completely immersion water,
कंप्लीटली आउट ऑफ द वाटर। क्लियर है, ये पूछा गया है। तो बेटा बोट आपका ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। ठीक है, और यहां पे अगर हम देखें तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है, तो पक्की सी बात है बेटा कि रिलेटिव डेंसिटी जो होगी बिटवीन ब्लॉक एंड वाटर दैट इज लेस देन 1। क्लियर है, सो इट विल फ्लोट। क्लियर है कि नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जस्ट नॉट टू क्रिएट दिस कंफ्यूजन, तो ये वाला पार्ट हटा दिया गया था। क्लियर है, क्योंकि कुछ पार्ट, क्योंकि बेटा ये डेंसिटी लगभग वाटर के करीब है, तो इसका कुछ पार्ट बाहर फ्लोट हो रहा होगा, कुछ पार्ट अंदर, पर फ्लोट तो हो रहा होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A wooden block and the wooden block with a coin placed on its top float in a water as shown in figure. The distance L and H are shown there. After some time, the coin falls into water. Then, देखो बेटा इस सिस्टम को थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं, क्योंकि यहां पे जो भी फील है वो सिर्फ डायग्राम का ही है। मान लो बेटा अभी इस सिचुएशन पे ये हाइट ऑफ द वाटर दी गई है h। क्लियर, और ये बेटा आपका ब्लॉक है, जिसकी लेंथ क्या दी गई है? L दी गई है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है बेटा? एक कॉइन रखा हुआ है। अभी ये जो सिचुएशन है ये बेटा अभी हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अभी सब रुका हुआ है। अब क्या होगा, पहले तो ये समझो कि ये ब्लॉक इधर पे रुका क्यों है? क्योंकि सर इस पे नीचे वेट आ रहा होगा, वेट ऑफ ब्लॉक प्लस वेट ऑफ कॉइन आ रहा होगा, जिसे बैलेंस कर रहा होगा ये जो वाटर डिस्प्लेस है, ये वाला जो वाटर डिस्प्लेस है, इसकी थ्रस्ट फोर्स या एफ ऑफ बायंसी बैलेंस कर रही होगी सर, तभी ये सिचुएशन पे। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा देखो अगर वेट कम हो जाएगा, वेट ऑफ कॉइन अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? अगर वेट ऑफ कॉइन सर अगर कम हो जाएगा तो कोई चीज इसको दबा के रख रही है, वो अगर ऊपर से हट जाएगी तो ये चीज ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? बहुत अच्छे से देखो, अगर कोई चीज बेटा, कोई कॉइन ने इस ब्लॉक को दबा के रखा हुआ है, कॉइन अगर यहां से हट जाएगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा बेटा? ऊपर आने की कोशिश करेगा। क्लियर है कि नहीं है? जैसे ही ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, ध्यान से देखो, जैसे ही ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि कॉइन तो हट चुका है वहां से, तो अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनाऊं तो पुरानी वाली ब्लॉक की सिचुएशन ये थी, अब ब्लॉक थोड़ा ऊपर कहीं आ जाएगा। क्यों? वेट कम हो गया तो सर बॉयंसी भी कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम डिस्प्लेस क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर है? तो ये लेंथ पहले जो इतनी L थी वो अब छोटू सा L बन जाएगी, मतलब L तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है कि नहीं है? जैसे ही बेटा ये देखो डिस्प्लेसमेंट से क्या हो रहा होगा, जब ये सिस्टम अंदर आया होगा ना, जब ये सिस्टम अंदर आया होगा तो ये वाटर की हाइट भी क्या करी होगी? इंक्रीज। अब जैसे ही आपने कॉइन हटा दिया, ये कॉइन कहां गिर गया बेटा? नीचे गिर गया, तो ये ब्लॉक कहां जाएगा? ऊपर। ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, एट द सेम टाइम बेटा पानी का लेवल भी कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि जो वॉल्यूम बेटा, जो पहले इधर पे इतना बड़ा वॉल्यूम जो डिस्प्लेस था, उसने क्या किया होगा? डिस्प्लेस होकर के इस वाटर की हाइट ही तो बढ़ाई होगी। अब जब वो वेट वहां पे है ही नहीं, तो जो डिस्प्लेस वाटर है वो वापस अपनी जगह आ जाएगा ना, ये वाला पानी वापस इधर आ जाएगा। जैसे ही जगह बनेगी, ये पानी कहां आ जाएगा? वापस अपनी जगह आ जाएगा। वापस जगह अपनी आ जाएगा तो ये जो पहले h हाइट थी, अब वो क्या हो जाएगी बेटा? वो भी कम हो जाएगी।
क्लियर है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बोथ L एंड H विल डिक्रीज। क्लियर है कि नहीं है बेटा? इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप देख सकते हो, जो कि घर पे आप एक्सपेरिमेंट करके आप देखना। जब आप नहाने जाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि मान लो बाल्टी भर रही है, आप क्या करते हो, आप अपने मग्गे को, मतलब जो डब्बा होता है आपका, उसको उल्टा करके, मतलब जहां से वो खोखला है उसको उल्टा करके क्या उस मग्गे को पानी में डुबोने की कोशिश करते हो कि आज तो तुम उसकी बिल्कुल मग्गे की जान ही ले लोगे, इस तरीके से दबाते हो। अब जैसे तुम उस मग्गे को बेटा नीचे की तरफ दबाते हो तो तुमने देखा होगा कि बाल्टी का पानी कहां आता है बेटा, ऊपर की तरफ आता है। क्लियर है कि नहीं है? और जैसे ही तुम अपने अपने हाथ का फोर्स वहां से हटा दोगे तो क्या होगा बेटा, मग्गा भी ऊपर आ जाएगा और पानी भी नीचे चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आप ध्यान से देखना, कई बार बेटा कोई जग होता है, कोई बाल्टी होती है, कोई मटका होता है, जब वो पूरी तरीके से भरा रहता है तो उसमें पानी निकालने में दिक्कत क्यों आती है? सिर्फ इसी वजह से कि हम कोई भी चीज उसके अंदर डालेंगे तो लेवल विल गेट इंक्रीज। समझ में आ रहा है? और वो जब चीज वहां से हट जाएगी तो वो लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल कह रहा है, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ जार कंटेनिंग वाटर, व्हेन द आइस विल मेल्ट द लेवल ऑफ द वाटर। देखो यार, आइस की जो डेंसिटी रहती है और वाटर की जो डेंसिटी रहती है दैट इज एग्जैक्टली सेम, बस पॉइंट का डिफरेंस रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है? और जब भी हमारी डेंसिटी सेम रहेगी तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और बिल्कुल नेक टू नेक फ्लोट करेगा। बेटा जैसे ही आपने बर्फ डाली होगी तो क्या उसने इतनी जगह ऑक्यूपाई कर ली है और ये बिल्कुल नेक टू नेक फ्लोट कर रहा है। अब आप ये मान लो कि ये मान लो मेल्ट होने लगा, तो बेटा ये भी तो लिक्विड ही है ना, इसने ऑलरेडी अपनी जगह बना चुकी है। और अब ये अगर मेल्ट भी हो जाएगा तो मेल्ट होकर के जितनी जगह उसने डिस्प्लेस करी है उतने में मेल्ट होकर के वो खुद ब खुद आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कि द लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन्स सेम। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अ सैंपल ऑफ वेट ऑफ 210 ग्राम इन एयर एंड 180 ग्राम इन वाटर एंड 120 ग्राम इन अननोन लिक्विड, देन द डेंसिटी इज। बेटा डेंसिटी बतानी है। क्लियर है? एक काम करते हैं, हम लोग लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको बोलते हैं रो एल, आपकी मेटल की जो डेंसिटी है उसको बोलते हैं रो एम, और आपकी अननोन लिक्विड का ये लिख लिया है। ठीक है? और एक है रो ऑफ वाटर, है ना, ये रो ऑफ वाटर, ये रो ऑफ मेटल, और ये क्या है बेटा, रो ऑफ लिक्विड। क्लियर? इस तरीके से तीनों को डिवाइड कर देते हैं, येलो से लिख देते हैं। ये बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, तो इसे रो डब्ल्यू लिख लेते हैं। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो इसे रो एल लिख लेते हैं, और ये डेंसिटी ऑफ मेटल है तो इसको रो एम लिख लेते हैं। क्लियर है? तो अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करो तो दिस इज वेट इन एयर डिवाइडेड बाय चेंज इन वेट इन वाटर। तो बेटा एयर में उसका वेट कितना था, 210, और वाटर में कितना हो जाएगा चेंज इन वेट इन वाटर, तो 210 माइनस 180। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7। पर ये रिलेटिव आया है, मतलब रो ऑफ मेटल इज 7 टाइम्स ऑफ रो ऑफ वाटर। क्लियर है? तो हमारी डेंसिटी कितनी आ रही है बेटा इसकी, दिस इज इक्वल टू 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों?
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेटा यहां पे आर है, टॉर। टॉर इज अ यूनिट ऑफ, टॉर किसकी यूनिट है बेटा? टॉर प्रेशर की यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अ स्फीयर इज फ्लोटिंग इन अ वाटर, its 1/3 part is outside the water, and when the sphere is floating in the unknown liquid, its 3/4 part is outside the liquid. Then density of the liquid is, क्या बताना है बेटा? लिक्विड की डेंसिटी। पहले वाटर में देखते हैं। मान लो ये वाटर है। अब अगर वाटर में है ये, तो क्या सिचुएशन है बेटा? इसका कितना पार्ट? v/3 बाहर है और अंदर कितना है? 2v/3। क्लियर है कि नहीं है? तो अभी बेटा जब ये वाटर में है तो इसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स जो लग रही होगी, दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। अपथ्रस्ट इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, अभी अपथ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा? v रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ v ऑफ रो ऑफ वाटर इंटू जी। क्लियर है कि नहीं है? और इसी को अगर अपन फर्दर सॉल्व करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? वी रो जी के बराबर हो गया। ठीक है, सेकंड सिनेरियो में क्या बोला गया है हमें? सेकंड सिनेरियो में बोला गया है कि जब मैंने इसको एक और लिक्विड में, दूसरे किसी लिक्विड में डाल दिया है, उस टाइम पे मान लो ये वाला लिक्विड है, उस टाइम पे 3/4 पार्ट इज आउटसाइड। 3/4 पार्ट इज आउटसाइड। अब बाहर कितना पार्ट है बेटा? 3/4 है, तो इसका वॉल्यूम 3v/4 हो जाएगा, और जो अंदर वाला पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? v/4 हो जाएगी। क्लियर है? तो अब फिर से आप थ्रस्ट वेट के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारा v/4 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इक्वल्स टू v रो जी के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? क्या बेटा यहां पे v रो जी और v रो जी मतलब लिक्विड का ये बराबर है। अब जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो बराबर होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑब्जेक्ट तो सेम ही हमने पुट किया है। तो क्या बेटा ये वाली चीज इसके बराबर लिख सकता हूं? तो ये हो जाएगा 2/3 v ऑफ रो ऑफ वाटर इंटू जी, दैट इज इक्वल्स टू v/4 रो ऑफ लिक्विड इंटू जी के बराबर। बेटा v से v कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/3 रो ऑफ वाटर इक्वल्स टू रो ऑफ एल। तो रो ऑफ लिक्विड कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 8/3 ग्राम पर सीसी। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 8/3 ग्राम पर सीसी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है अ वर्टिकल यू ट्यूब ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन्स वाटर इन बोथ द आर्म्स। अ 10 centimeter glycerin column, relative density is 1.2, is added to one of the limb. The level difference between the two free surfaces in the limb will be. बेटा डिफरेंस बताना है कितने का होगा। इसका सबसे पहले बेटा डायग्राम बनाते हैं, हम लिम्ब बनाते हैं यूट्यूब। बेटा अभी इस सिचुएशन में दोनों आर्म्स के अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ वाटर है, मतलब इधर पे भी वाटर भरा हुआ है और वाटर है, तो दोनों की हाइट क्या होगी? सेम होगी, सेम हाइट तक वाटर फिल्ड आउट है। अब आपने क्या किया?
कोई भी एक लिम में, मान लो हम इस लिम में मानते हैं, इस लिम में हमने क्या ऐड कर दिया बेटा, ग्लिसरीन ऐड कर दिया। अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, जैसे ही आपने ग्लिसरीन ऐड करेंगे, जैसे ही ग्लिसरीन ऐड किया तो बेटा ये जो ग्लिसरीन है ना, ये मान लो कुछ हाइट तक ऐड हो गया, जो दिया गया है कितना सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे, ये जो हाइट है दिस इज 10 सेंटीमीटर ग्लिसरीन की। तो ग्लिसरीन की हाइट कितनी बढ़ गई बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से वाटर भी क्या होगा, वाटर की भी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। मान लो वाटर इधर तक पहुंच गया। क्लियर बेटा, इसको अगर हम लोग रेफरेंस लेवल ले लें इस चीज को, तो ये जो हाइट बढ़ी है उसको मैं एक काम करता हूं, x मान लेता हूं, तो टोटल हाइट ऊपर से नीचे तक मेरी कितनी हो जाएगी, 10 प्लस x हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है इतनी बात। यहां पे बेटा इसकी जो डेंसिटी दी गई है दैट इज डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, और ये क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है बेटा, यहां पे दोनों का, यहां पे PATM प्रेशर लगेगा, यहां पे PATM प्रेशर लगेगा, दोनों में एटमॉस्फेयर प्रेशर एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव लेंगे तो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे, दैट इज डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये कितना दिया गया है, 1.2 दिया गया है। क्लियर है, तो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू 1.2 ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर। क्लियर है इतनी बात। और अब फाइनली बेटा ये पूरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो हम लिख सकते हैं बेटा कि एक साइड का प्रेशर दूसरे साइड के प्रेशर के बराबर होगा। तो ये रो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इनटू जी इंटू एच, हाइट कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 10 प्लस एक्स। क्लियर है। बेटा डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन कितना है, अगर यहां से देखो तो ये मल्टीप्लाई करके देखा है, दैट इज 1.2 डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर है, इंटू जी इंटू 10 इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 10 प्लस एक्स। क्लियर है क्या बेटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई होगा 1.2 में, दैट इज 12 इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर गेट्स स्लोप्ड विद द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ। देखो बेटा ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड है, और ये इस साइड को एक्सेलरेशन है कितना, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो बेटा पहले आपका फ्लूइड क्या होगा, पहले आपकी फ्लूइड की सिचुएशन कैसी रही होगी, अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो बिल्कुल ये स्ट्रेट होगा, पर जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया तो आपके फ्लूइड के ऊपर एक सीडो फोर्स लग रही होगी, और इस एक्सेलरेशन से कारण बेटा यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा होगा, ये स्लोप आ रहा होगा, जहां पे ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, एक्सेलरेशन की, और नीचे किसकी डायरेक्शन आ रही होगी बेटा, आपकी ग्रेविटी पे। तो नेट जो आ रहा होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, स्लोप का एंगल ना, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो कुछ ऐसा आएगा, ए नेट। क्लियर है, ये अगर बेटा हमें दिया गया है थीटा, तो ये कितना होगा 90, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है, और सेम एंगल थीटा आपका कहां से बनेगा बेटा, यहां से बनेगा थीटा एंगल, एंड दिस tan थीटा
इज इक्वल्स टू बेटा ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो a अपॉन बेस कितना है बेटा इसका g के बराबर, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8, इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर है। अब जैसे ही बेटा यहाँ पे आपकी वैल्यू 2 आ जाती है तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि आपका ऑप्शन में 1/2 आ रहा है, ना कि 2 आ रहा है। बाकी साइन थीटा के साथ ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं। तो एक हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये एंगल क्या हो गया थीटा, ये परपेंडिकुलर है तो 2 और ये क्या आ गया 1, तो ये आ जाएगा √5। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं साइन थीटा चेक करूं तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन बेस कितना है दैट इज √5। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा बेटा 2/5, तो थीटा को लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 2 अपॉन √5। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ लिक्विड X of a density 3.36 gram per centimeter cube is poured in a U-tube which contain Hg. Another liquid Y is poured from the left arm with height 8 centimeter. Upper level of X and Y are same. What is the density of Y? Y की डेंसिटी क्या होगी ये बताना है बेटा। यहाँ पे भी सेम कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि इस लेवल पे दोनों की जो डेंसिटी सिचुएशन कैसी है, इक्विलिब्रियम की है। PATM तो कैंसिल हो जाएगा। ये वाला डेंसिटी ऑफ y आपको निकालना है, ये वाला डेंसिटी ऑफ x दिया गया है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट में बेटा अभी भी क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है। क्लियर है कि नहीं है, कंटेनिंग Hg बोला गया है ना, तो ये क्या है बेटा आपका रो ऑफ Hg है। क्लियर है कि नहीं है। तो हाइट अपन देख सकते हैं, ये बेटा टोटल 10 है, ये 8 है, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, क्या 2 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगी। अब आप बैलेंस कर सकते हो इजीली, क्या लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ y इंटू हाइट ऑफ y इंटू जी, प्लस ये कितना है बेटा डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू हाइट ऑफ मरकरी इंटू जी, दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ x हाइट ऑफ x इंटू जी। जी 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 गुजर गए। डेंसिटी ऑफ y कितना दिया गया है बेटा, ये हमें निकालना है। हाइट ऑफ y कितना है 8, प्लस डेंसिटी ऑफ Hg कितना है 13.6 इंटू हाइट ऑफ Hg दैट इज 2, ये किसके बराबर आ जाएगा 3.36। ये किसकी है बेटा डेंसिटी x की है, इंटू हाइट कितना है 10। क्लियर है कि नहीं है। तो यहां से रो ऑफ y इज इक्वल्स टू 6.4/8, तो यहां से डेंसिटी ऑफ y कितना आ जाएगा बेटा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है कि नहीं। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा यहां से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 0.8। क्लियर है। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट डीबीपी के डिस्कशन पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।